हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम हव्वट भाषा को पढ़ेंगे और किसके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो हम तैयारी करवा रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की। और HPSC ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस दिया है वो सेम टू सेम UGC नेट वाला ही है। तो हम आज असिस्टेंट प्रोफेसर की हम तैयारी करवा रहे हैं और उसी के अनुसार जो है क्लास हमारी 6 रहने वाली है। और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पहले जो आपका टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग इकाई नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया है। तो जो भी कैंडिडेट निःशुल्क तैयारी करना चाहता है वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर ले। पर डे की वीडियो मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि बस वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। क्या क्या हमने पढ़ा है थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। कि सबसे पहले हमने पढ़ा था जो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी। उसके बाद हमने फिर पढ़ा पाली पढ़ा, फिर प्राकृत भाषा पढ़ी और जैसे कि प्राकृत की सारी विशेषताएं पढ़ी। ठीक है, ये सारी बातें तो मैं पीछे की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। फिर प्राकृत के भेद पढ़े। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ी थी कि जैसे कि अपभ्रंश भाषा है और ये जो पाली प्राकृत और अपभ्रंश ये किसके अंदर आती हैं। जैसे कि हमारी आर्य भाषाएं हैं। आर्य भाषाओं को 3 भाषाओं में बांटा है, 3 चरणों में बांटा गया है। एक तो प्राचीन आर्य भाषाएं, एक मध्यकालीन आर्य भाषाएं और एक आधुनिक आर्य भाषाएं। तो हम अभी मध्यकालीन आर्य भाषाएं पढ़ रही हैं और मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंदर हमने पाली और फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश को पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे अवहट को। ठीक है, तो अवहट आज हम पढ़ेंगे और ये आप पीछे की वीडियो ज़रूर देख लें अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो। और आज का जो टॉपिक है हमारा, ये मैंने आप सभी को दिखाई दिया था। पुरानी हिंदी हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम अपभ्रंश, देखो यहाँ तक मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए थे। इतना अच्छा कंटेंट आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। तो बस आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कहाँ से गया वो? थोड़ा, हाँ ये रहा अवहट। ठीक है, आज के यहाँ से हम शुरू करेंगे दोस्तों। अवहट, ठीक है। अवहट क्या है? तो अवहट भाषा का सबसे पहले आपको समय पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमने इकाई नंबर 1 हमने शुरुआत कर रखी है। इकाई नंबर 1 के अंदर हमने सबसे पहले हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी। उसके बाद आर्य भाषाएं पढ़ रही हैं और आर्य भाषाओं में भी हम मध्यकालीन आर्य भाषाएं पढ़ रही हैं और उसी के संदर्भ में हम अवहट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अवध जो भाषा है ना, इसका भाषा का जो समय है आपको पता होना चाहिए। 900 ईस्वी से 11 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। तो अवध का जो समय सीमा है वो आपको याद रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य में 14वीं शती तक इसका प्रयोग होता रहा। अब आपसे पूछ ले कि अवध भाषा का जो समय है कब से कब तक रहा, तो वैसे तो 900 से 1100 ईस्वी तक इसका समय सीमा निश्चित की गई है। लेकिन अवध का जो साहित्य में प्रयोग है वो 14वीं शताब्दी तक होता रहा। क्योंकि जो भाषा की चीज है ना, जैसे एक भाषा से दूसरी भाषा आती है तो वो किसी एक निश्चित बिंदु पर खत्म नहीं होती है। ये चीजें एकदम से खत्म होने वाली और एकदम से शुरू होने वाली चीजें नहीं हैं। साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी कहा था। यानी कि जो अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ा हुआ या अपभ्रष्ट। तो अपभ्रंश भाषा को हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि किसी ने इसे आभिरों की भाषा कहा, किसी ने इसे देशी भाषा कहा। ठीक है, अलग अलग नाम सभी ने दिए, तो ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और साहित्यिक यानी कि अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश का मतलब है अपभ्रंश भाषा के अंदर साहित्य लिखा जाने लगा। तो उस साहित्यिक अपभ्रंश को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा। अवध भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। इसका मतलब ये है कि अवध भाषा, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ी? अपभ्रंश पढ़ी। सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश पढ़ा और अपभ्रंश के तुरंत बाद हम अवध पढ़ रहे हैं और अवध के बाद फिर क्या आ जाएगी? पुरानी हिंदी आ जाएगी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा।
और जैसे ये सुनीति कुमार चटर्जी है, इन्होंने ये कहा कि जो अव्वट भाषा जो है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, तो इसके बीच में आती है अव्वट। ठीक है, तो ये किसने कहा कि अव्वट जो भाषा है वो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी का काम कर रही है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। यानी कि अपभ्रंश का अंतिम समापन होने वाला था और पुरानी हिंदी की शुरुआत होने वाली थी। इन दोनों के बीच में क्या आती है, अव्वट आ जाती है। और ऐसा विचार किसने दिया, सुनीति कुमार चटर्जी ने। अव्वट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वन रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर में मिलता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि अव्वट शब्द, अब ये शब्द अगर किसी ने प्रयोग किया, अव्वट नाम का जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, वन रत्नाकर नामक ग्रंथ में मिलता है। और वन रत्नाकर ग्रंथ जो है वो किसकी रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर की। अब पीजीटी, एस्टेट, यूजीसी नेट, एचपीएससी ऑब्जेक्टिव पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वन रत्नाकर को याद रखना है। और वन रत्नाकर क्या है कि आदिकाल की जो गद्य रचनाएं आप पढ़ेंगे ना, आदिकाल में 2-3 ही गद्य रचनाएं हैं, तो उन्हीं में एक है वन रत्नाकर। और वन रत्नाकर किसने लिखा था, ज्योतिश्वर ठाकुर ने, और ये आदिकाल की गद्य रचना है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है संदेश रासक। अब एक दूसरा ग्रंथ और है संदेश रासक, और ये आदिकाल की ही रचनाएं हैं। तो संदेश रासक को दूसरा नाम भी है अद्यमान। ठीक है, अद्यमान में अव्वट का उल्लेख मिलता है। एक तो ज्योतिश्वर ठाकुर का जो वन रत्नाकर है उसमें वर्णन मिलता है। दूसरा कौन सा ग्रंथ है, संदेश रासक है, इसमें भी अव्वट का उल्लेख मिलता है। फिर प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर ने इसकी भाषा को अव्वट माना है। प्राकृत पैंगलम एक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी किसने लिखी, वंशीधर ने लिखी। और वंशीधर ने इसकी भाषा को, यानी कि प्राकृत पैंगलम की भाषा को क्या कहा, अव्वट भाषा कहा। तो ये दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राकृत पैंगलम पर टीका किसने लिखी, वंशीधर ने लिखी। जैसे कि प्राचीन समय में ना टीकाएं लिखने का बड़ा चलन था, तो वंशीधर ने टीका लिखी प्राकृत पैंगलम पर, और इन्होंने इसकी भाषा को क्या कहा, अव्वट भाषा कहा। वन रत्नाकर, कीर्ति लता और कीर्ति पताका में पूर्वी अव्वट का उपयोग होता है। अब वन रत्नाकर किसकी रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है, ये आदिकाल का गद्य ग्रंथ है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये दोनों किसकी रचना है, तो ये विद्यापति की रचना है। ठीक है, कीर्ति लता को कहानी कहा है, और कहानी कहा जाता है, ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही जो है इनकी भाषा भी कई बार पूछ ली जाती है। अव्वट का उपयोग किया, तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका कौन सी भाषा में लिखी गई, तो ये अव्वट में लिखी गई, पूर्वी अव्वट में, पूर्वी क्षेत्र में जो अव्वट बोली जाती थी उसमें लिखी गई। ठीक है, तो ये तीनों ग्रंथ है, वन रत्नाकर, कीर्ति लताका और कीर्ति पताका, इन तीनों ही ग्रंथ में पूर्वी अव्वट नामक भाषा का उपयोग किया गया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अव्वट को एक ही भाषा माना है, मतलब ये दोनों एक के ही नाम है। अधिकांश विद्वान जो हैं इनमें अंतर नहीं करते हैं, और कुछ एक विद्वान है जिन्होंने अंतर बताया। तो हमें तो ये सारी बातें जो है परीक्षा के लिए पढ़नी है। तो भोलानाथ तिवारी जो है ना, ये अपभ्रंश और अव्वट को एक ही भाषा मानते हैं। अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ, अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ, और अपभ्रष्ट का विकास अव्वट के रूप में हुआ। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अपभ्रंश का विकास किसके रूप में हुआ, अवहंस के रूप में हुआ, और अपभ्रष्ट का विकास जो है अव्वट के रूप में हुआ। अपभ्रष्ट जिसे कहते थे उस भाषा का विकास अव्वट के रूप में हुआ, और जिसे अपभ्रंश कहते थे उसका विकास अवहंस के रूप में हुआ आगे चलकर। कुछ विद्वान इन्हें भी अव्वट का ग्रंथ मानते हैं। आप देखो कुछ और बातें कह रखी हैं, जो ज्ञानेश्वरी है संत, कुछ विद्वान इन्हें भी अव्वट का ग्रंथ मानते हैं। ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर का है, और राउल वेल किसकी रचना है, रोड कवि की। ये भी नेट में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो राउल वेल जो है ये एक शिलाकृति है, जो शिला पर लिखा जाता है, शिलाकृति है, श्रृंगार वर्णन इसमें किया गया है, और ये भी गद्य रचना है। ठीक है, आदिकाल की, ये याद रखना है। और जो ज्ञानेश्वरी रचना है संत ज्ञानेश्वर की,
इन्हें भी अव्वट का ही क्या माना जाता है ग्रंथ। यानी कि आपसे पूछ ले कि राउल वेल की जो भाषा है तो ये कौन सी उसमें है, तो ये अव्वट भाषा में ही लिखा गया है। और किसकी रचना है, तो रोड कवि की है। ये इंपॉर्टेंट है। अव्वट के 3 भेद माने गए हैं। अब अव्वट को भी, अव्वट जो भाषा है उसको भी 3 क्षेत्र के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया, यानी कि जो जिस क्षेत्र में बोले जाते थे। अब इसे पूर्वी अव्वट, मध्यवर्ती अव्वट और पश्चिमी अव्वट कहा गया। तो यानी कि जो पूर्व के क्षेत्र में बोले जाते थे उन्हें पूर्वी अव्वट कहा। आप जैसे कि आप ऐसे कर सकते हैं, इधर हमारा पूर्व होता है और इधर पश्चिम, मान लो ये इंडिया का मैं मैप बना दूं, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो हमारे हरियाणा वगैरह की बात करें, जैसे कि श्रीनगर है, ये हमारे उत्तर में आते हैं। पूर्व में हमारे ये आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड, कोहिमा, ये सारे इधर आते हैं पूर्व में। और पश्चिम में इधर राजस्थान, गुजरात, ये पश्चिम में आ जाते हैं। और दक्षिण में केरल, तमिलनाडु वगैरह ये आ जाते हैं। तो इन्होंने किस में बांटा, पूर्व पश्चिम, यानी कि इधर और फिर एक पूर्वी और एक ही मध्यवर्ती, यानी कि मध्य में जो बोला जाता था। दक्षिण की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। तो अव्वट के 3 भेदे माने गए, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अव्वट के मध्य देशीय रूप का उपयोग किया गया है। अभी मैंने बताया कि जो मध्य देश में बोले जाता था उसका रूप कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और ये ग्रंथ किसका है, ये दामोदर कवि का है, दामोदर कवि का है। ठीक है, तो ये रचना भी आपको याद रखनी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अव्वट के मध्य देशीय, यानी कि मध्य के जो वो थी जगह, वहां पर बोली जाती थी, मध्य देशीय रूप का उपयोग किया गया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। अब ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा, तो प्राचीन कोसली कहा। तो कोसली, पांचाली और ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाई थी। कौशल क्षेत्र में जो बोले जाते थे उसे कोसली कहा जाने लगा। तो कोसली कहा, भाषा को क्या कहा, प्राचीन कोसली भाषा कहा। किसकी भाषा को, उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ की भाषा को। और किसने कहा, सुनीति कुमार चटर्जी ने। प्राकृत पेंगलम में पश्चिमी अव्वट का प्रयोग मिलता है। ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपको नोट रखने हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसी तरीके से प्रश्न के रूप में आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। डॉक्टर तगारे ने कर्ता ए की विभक्ति को अव्वट भाषा की विशेषता स्वीकार किया है। कर्ता ए की विभक्ति, कर्ता ए, वैसे हम कर्ता के साथ ने विभक्ति लेते हैं, लेकिन डॉक्टर तगारे ने कर्ता के साथ जो ए की विभक्ति लगती है, सॉरी आई लिख दिया मैंने, ए की ये विभक्ति होती है, ए की विभक्ति को अव्वट भाषा की ही विशेषता माना है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लें। अभ्रंश यानी कि अव्वट में घनाक्षरी छंद का उपयोग नहीं मिलता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि अभ्रंश साहित्य में दोहा छंद का प्रयोग काफी मात्रा में मिलता था और आदिकाल का प्रिय छंद भी दोहा ही था। और शंभु ने भी दोहा छंद का प्रयोग सबसे पहले किया था। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है कि अपभ्रंश यानी कि अव्वट में कौन से छंद का उपयोग नहीं मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है घनाक्षरी छंद। और छंद की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो छंद भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं। जिसको कभी भी छंद नहीं समझ में आए तो मैं कहती हूँ उस वीडियो को आप जरूर देखें, आपको छंद जरूर समझ में आ जाएंगे। तो घनाक्षरी छंद का प्रयोग जो है अपभ्रंश में नहीं मिलता था। और पूछे कि कौन से छंद का उपयोग आदिकाल में होता था, अपभ्रंश में होता था, तो दोहा छंद का प्रयोग सर्वाधिक होता था। अपभ्रंश और अव्वट में चौपई छंद में 15 मात्राएं होती थी। ये थोड़ी सी बात है कि चौपई जो छंद था अव्वट में उसमें कितनी मात्राएं होती थी, तो 15 मात्राएं होती थी। इसे भी याद रखना। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है तो छोटी छोटी बातें हमें याद करके चलनी होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अव्वट के बारे में हमने पढ़ा और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरानी हिंदी के बारे में। और काफ़ी यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पीजीटी एस्टेट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको थोड़ी छोटी है और पुरानी हिंदी में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। तो अपभ्रंश, अव्वट और पुरानी हिंदी तीनों का संबंध हम यहाँ पर पढ़ लेंगे तो अंतर आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो हम इसे कल पढ़ेंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कल के टॉपिक के लिए रहें तैयार। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।